नाउ विल स्टडी अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन उतना डिटेल में पढ़ने से बेटर हम लोग बेटर एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू विजुअलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो बुक में क्या लिखा है वो तो ठीक है, हमें ना विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, कैसे क्या हो रहा होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट अप्लाइज बोथ फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो आप ऐसे विजुअलाइज करो अभी, ये हमारा सोलर सिस्टम है, तो इसमें मैंने यहाँ पे सन बनाया है। सो सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं जो हमें पता है। तो जैसे यहाँ पर मर्करी है, देन अगेन हियर इज वीनस, एंड देन वी हैव लेट्स से अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, प्लैनेट्स है हमारा, और ये हमारा सन है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यू हैव अ लाइट सोर्स, हमारे पास एक टॉर्च है और वो टॉर्च बहुत बड़ा है। ठीक है, तो तुम एकदम राक्षस जैसे बड़े हो, यहाँ पे खड़े हो एकदम, और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा हाथ है, तुम्हें बहुत बड़ा सा टॉर्च है और तुम इस टॉर्च से इसको लाइट दे रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी टॉर्च होगा उससे लाइट निकल रही है, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, सो क्या होगा कि एक लाइट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। निकलना भी चाहिए, सोलर सिस्टम के बाहर लाइट है। सोलर सिस्टम मान लो इतना ही बड़ा है मेरा, तो उसके बाहर से लाइट रह गई और निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरी लाइट भी जाएगी, लेकिन क्योंकि ये पूरे के पूरे ऑर्बिट में प्लैनेट बहुत छोटा, तुम समझ लो तुम्हारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, उसमें एक प्लैनेट क्या ही है, दिखता भी नहीं होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड दी स्टीफन हॉकिंग्स का डिस्कवरी का बहुत सारा प्रोग्राम जिसमें दिखाते हैं छोटा सा सन रहता है बीच में, उसकी कंपैरिजन में तो प्लैनेट्स भी नेग्लिजिबल होते हैं। सो बिग, एवरीथिंग इन द स्पेस इज एम्प्टी। सिमिलरली एवरीथिंग इज एम्प्टी हियर। ठीक है, स्पेस है हमारा, यहाँ पे सोलर सिस्टम है, पूरा एम्प्टी है, तो ये भी आराम से निकल जाएगी। दिस फर्स्ट रे विल पास अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि इसने एटम, क्योंकि इसने मेरे सोलर सिस्टम को टच ही नहीं किया। दूसरा रे टच्ड माय सोलर सिस्टम, बट सिंस इट इज ऑल एम्प्टी हियर, निकल गया। सिमिलरली ये तीसरा रे भी देखो एम्प्टी जा रहा है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दिस फोर्थ रे, ओके, दिस फोर्थ रे यहाँ से लाइट आया, तो मान लो कि हाँ आया और यहाँ पर आएगा लाइट और साइड से निकल जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा और निकल जाएगा, इससे टकराएगा यहाँ से और घूम के निकल जाएगा। ये ऐसे जाएगा, स्ट्रेट फेस टू फेस टकराएगा और ये वापस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिफ्थ वाला अगेन ये जाएगा, यहाँ से हल्का सा टकराएगा और उधर आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला भी जाएगा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ये भी अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, मैक्सिमम चीज तो खाली है, इसको इसने रोका, इसलिए ये वापस आ गया। ये वाला जो मेरा लाइट रे है, इसको इसने रोका तो ये वापस आया ना मेरे पास घूम करके, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या है, इसको रोकने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये आराम से पास हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आराम से पास हो गया। देखो इसको किसी ने रोका क्या, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए सोलर सिस्टम में, और ये तो इस सोलर सिस्टम को टच ही नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया और उसको भी एकदम ऐसा ही रिजल्ट्स मिला। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे तुम खड़े होकर के लाइट दे रहे हो सोलर सिस्टम में और तुमको ऐसा रिजल्ट मिलता है। रदरफोर्ड के साथ क्या हुआ, रदरफोर्ड ने यहाँ पर पॉजिटिव बीम दिया, डबली चार्ज हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल्स, ये बताएंगे बाद में क्या होता है, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, यहाँ से उसने पॉजिटिव बीम भेजा और he made sure कि there is this one atom here, इसकी जगह पे ये क्या है, एक एटम रखा उसने, गोल्ड का फॉइल लिया, क्या किया सब बताऊंगी लेकिन बाद में, थोड़ी देर के बाद। Now what happens, क्योंकि ये पॉजिटिव बीम है, ये पहला बीम ने एटम को टच ही नहीं किया and the first beam went away. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ, जैसे कैसे टॉर्च हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, वैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस है और पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो पॉजिटिव है। दूसरा वाला गया, दूसरा वाला भी आराम से निकल गया एटम से,
तीसरा वाला बीम जो था वो भी निकल गया बिकॉज इट वॉज नॉट टचिंग। कम टू दिस फोर्थ वन, पॉजिटिव बीम आ रहा है। पॉजिटिव बीम हमको अच्छे से पता है ये बात कि पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक विल अट्रैक्ट। अगर ये पॉजिटिव जा रहा है और अगर ये नेगेटिव होता तो ये तो इसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर खींच लेता, बट ये क्या किया, इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी इसको अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा, जरूर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बहुत होगा जो पॉजिटिव इसको रिपेल करके इधर भेज दिया। बीच वाला जो रे का बात करते हैं हम, ये पूरा पॉजिटिव रे यहाँ तक पहुंचा, इट गॉट डिफ्लेक्टेड और ये पूरा 180 डिग्री, देखो जा रहा था सीधा नॉर्थ से साउथ, घूम के आ गया साउथ से नॉर्थ और वापस आके मेरे को मिल गया। तीसरा अगेन पॉजिटिव गया, इट गॉट डिफ्लेक्टेड इसके कारण एंड देन इट गॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। अगेन दिस बिकॉज द एटम इज सो एम्प्टी, अगेन दिस पास्ड। This was the entire experiment that Rutherford did. सबसे बड़ा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, दो बातें मेरे को सामने दिख रही है। अगर हम पॉजिटिव बीम भेजते हैं तो जरूर इसके बीच में जो भी चीज है वो पॉजिटिव है, जिसको आज हम जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। तो ये जो एटम है ना, ये जे थॉमसन जैसा नहीं है। क्यों? जे थॉमसन बोला कि पूरा का पूरा जो भी वाटरमेलन है उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव है, बीच बीच में नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा एटम खाली है, एकदम हम लोग का सोलर सिस्टम जैसा पूरा एटम खाली है, बीच में एकदम सन जितना बड़ा, मतलब बहुत छोटा। अगर तुम सोलर सिस्टम में सन का डायमेंशन देखोगे तो बहुत छोटा होता है। तो वही ये बात बोलो, जो बीच में जो भी पार्टिकल है ना वो जरूर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव को ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। और पूरा एटम खाली है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रेज क्या हो जाता है, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहा है, एंड वेरी फ्यू रेज गॉट डिफ्लेक्टेड ओनली इन दी सेंटर। तो इसको पूरा अगर हम समराइज करते हैं तो कैन आई से दिस, तो तुम लोग कुछ इमेजिन करो अभी, ठीक है। मान लो कि तुम अभी जिस भी रूम में ये वीडियो देख रहे हो वो पूरा रूम एक एटम है, ठीक है। तुम ध्यान से अपने रूम को देखो, ये पूरा रूम एक एटम है, दिस एंटायर रूम इज एन एटम। तो अगर मैं उसका न्यूक्लियस का बात करूं, ये न्यूक्लियस का बात करूं, the nucleus is just the size, even smaller than the size of the tip of this pen. तो तुम समझ लो कि अगर हम एक पूरा एटम का बात करते हैं, हाइड्रोजन, तो सब खाली है, बीच में बस इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। अगेन तुम अगर सोलर सिस्टम का पूरा बात करते हो तो सारे प्लैनेट बहुत भले सन बहुत बड़ा है, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, बट सन ऐसे बीच में है। अगर सोलर सिस्टम से मैं कंपेयर करूँ तो सन ऐसे बीच में है और चारों प्लैनेट्स जितने हैं वो क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। और सन, अगर मैं पूरा इस रूम को सोलर सिस्टम मान लेती हूँ तो सन मेरा कितना बड़ा होगा, छोटा सा एक पेन के टिप जितना बड़ा होगा। मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन माई सोलर सिस्टम इज एम्प्टी। सिमिलर थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। मोस्ट ऑफ द स्पेस, तुम ध्यान से सुनना, most of the space in this atom is empty, सब खाली है। इसलिए तो ब्लैक होल वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, which is so interesting, ठीक है। This is all empty। तो रदरफोर्ड सर के जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम लोग सोलर सिस्टम के मॉडल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका मॉडल था। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ये इन्होंने पॉजिटिव बीम अल्फा पार्टिकल्स को लिया, इधर रिफ्लेक्ट कराया, एंड देन ही डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आती है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मास देखो। तो लेट्स से अगर हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का मास 100 kg है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो अकेले सन का मास इज 99 kg, बाकी जुपिटर, सैटर्न, मार्स, एस्ट्रॉइड, अर्थ सब मिला लो, हमारे सारे प्लैनेट्स, उसका मास 1 kg से भी कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर हम एक सोलर सिस्टम लेते हैं तो जो कि 100 किलो का है, उसका
99 kg तो बस सन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस अगेन, फॉर दिस एंटायर सोलर सिस्टम, the entire mass of my solar system which comprises of the planet, the sun, ठीक है, but the entire mass is only concentrated in the middle which is the sun. Similarly, for an atom, the 99% and above, ठीक है, अगर एटम का मास 100 kg है तो 99 kg से भी ज़्यादा मास किसका होगा? न्यूक्लियस का मास होगा। एकदम वैसे ही समझना है। तो न्यूक्लियस का जो, न्यूक्लियस इज द डेंसेस्ट मटेरियल एंड सबसे पूरा का पूरा जो एटम का जो मास है, इट इज कंसेंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है ना, सिमिलर टू प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास के बराबर बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। अब 100 में से 1 किलो को, 100 किलो में से 1 किलो इज वेरी कम, राइट, बहुत कम है, इट्स वेरी लेस, सॉरी। बस दिस इज व्हाट इज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ रहे होंगे, किसी को भी कोई डाउट हो संडे वाले क्लास में वील बी डिस्कसिंग इट।